तो जैसा कि हम लोगों ने ईवीएस की क्लास स्टार्ट करी हुई थी, तो उसका 4-5 वीडियो अपलोड कर किया जा चुका है। तो उस सीरीज़ को भी आगे रखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में 30/30 लाना है। तो इसके लिए आपका 15 नंबर का जो है वो पैसेज पूछा जाता है, जिसको कंटेंट कहते हैं, और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले पैसेज पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। इसका आर्डर सीरीज बना देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसमें आपको नंबर दिला सकता है। ये कोई वो क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर टाइप का कि जो पहले पूछा गया वही पूछेगा। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम फिलहाल 15 नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हिंदी की पहली क्लास है आज, और इसके पहले ईवीएस की क्लास थी, उसको देख लें। उसकी भी वीडियो रेगुलर आती रहेगी और हिंदी की भी वीडियो डालते रहेंगे। आज ये हिंदी के प्रैक्टिस क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैसेज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन रहते हैं। तो पैसेज को पढ़ना है। हालांकि एग्ज़ाम के टाइम में नहीं भी पढ़ेंगे तो कैसे बन जाएगा वो देखते हैं, लेकिन एक बार हम पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके अपनी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययिपूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। प्रकृति के मूल्य उपहार जैसे वन, जल, खनिज आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए। जहाँ इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, ना कि साहित्य और कला की तरक्की का। इस दृष्टि से अभी तक भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो एक छोटा सा पैसेज है, इससे रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि, देखिए, हमको अगर पैसेज के पढ़े बिना सॉल्व करना है तो हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे। स्वर्ण युग के बारे में कहाँ पे दिया गया पैसेज में, और स्वर्ण युग के बारे में सबसे लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है। तो कह रहा है कि भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता क्योंकि हम इससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे पढ़ते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए। यानी प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए, और जहाँ आकांक्षा की पूर्ति नहीं होगी उसे स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा। और चूँकि भारत स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा कम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए दूर दूर तक इसका स्वर्ण युग नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य अपने विकास के लिए क्या करता है? तो पैसेज के सबसे फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है। तो क्या करता है? प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है। अगला सवाल देखते हैं। मानव की कुशलता और लगन पर क्या निर्भर करता है? तो पैसेज में हम खोजेंगे कुशलता और लगन के बारे में कहा दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययिपूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर निर्भर करता है। पूछ रहा है क्या निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, ये भी निर्भर करता है, यहाँ पे दिया हुआ है संरक्षण। संवर्धन भी करता है। प्राकृतिक संसाधन के मितव्ययिता भी इस पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस पर जोर दिया? गांधी जी के बारे में देखेंगे। गांधी जी के बारे में पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है? जैसे यहाँ गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है, मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधन के संरक्षण पर जोर दिया। तो किस चीज़ पर जोर दिया है? संसाधन के संरक्षण पर। यही हो गया ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक संरक्षण पर। यानी प्राकृतिक संसाधन जो है उसके संरक्षण पर गांधी जी ने जोर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार कौन विकास का ध्येय नहीं है? तो विकास का ध्येय, ये हमको पैसेज में देखना है। विकास का ध्येय यहाँ है। विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक की नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक,
नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए, यानी नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। नैतिक के बारे में नैतिक के बारे में भी बात हुई है, ठीक है। भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना, भौतिक स्तर के बारे में बात नहीं हुई है। सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना, तो सामाजिक स्तर को भी ऊंचा उठाना बात हुई है। आध्यात्मिक स्तर को भी ऊंचा उठाना भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कि भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना ये गद्यांश के अनुसार विकास का ध्येय नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गया है, आगे देखते हैं। आगे है गद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है कि, गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। मनुष्य को प्रकृति के अमूल्य उपहारों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कम उपहार दिए हैं, ऐसे कहीं भी इस पैसेज में जिक्र नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप केवल वन और जल दिया नहीं, इसके अलावा भी और कुछ दिया हुआ है। मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का अधिक संरक्षण करता है, यही तो नहीं कर रहा है कि संरक्षण का दोहन कर रहा है, उसका संरक्षण नहीं करता। इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मनुष्य को प्रकृति के अमूल्य उपहार का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ था वन, जल, खनिज आदि का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उधर बाकी का 6 क्वेश्चन आपको पैसेज से मिल गया, और ये 2 क्वेश्चन उससे अलग है, जो कि मैंने पहले भी ब्रेकडाउन में बताया था कि 2-3 क्वेश्चन ही आपको ग्रामर से पूछा जाता है, जिसके लिए ग्रामर पढ़ना नहीं है। तो एक पैसेज आगे और है, तो उससे भी 8, इससे अगर 8 क्वेश्चन है तो उस पैसेज में 7 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 आपका ग्रामर का है, उसमें भी 1-2 ग्रामर का रहेगा, बस इतना ही है। और वो भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है? यानी ये 4 शब्द है, इसमें इक प्रत्यय है। प्रत्यय कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदलता है। मान लीजिए कि ये शब्द है, तो इसके पीछे साइड लग के उसका अर्थ बदल दिया, उसको प्रत्यय, तो जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इक प्रत्यय हम सब में लगा के देख लेते हैं। ऑप्शन है नाच, नाच में इक लगाएंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। नेता में इक लगाएंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। कला में इक लगाएंगे कोई शब्द नहीं बनेगा। लेकिन आध्यात्म में इक लगाएंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगा, यह एक शब्द है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? यानी इसमें से कोई 3 संज्ञा है और 1 संज्ञा नहीं है। तो देखते हैं। भारत भी एक संज्ञा है, किसी देश का नाम है, एक संज्ञा है। मानव एक जाति का बोध कराता है, ये भी संज्ञा है। गांधी जी भी किसी खास के लिए यूज होता है, ये भी संज्ञा। लेकिन उनके जो शब्द है यहाँ, ये सर्वनाम की तरह यूज हुआ है। तो उनके यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उनके जो है वह संज्ञा शब्द नहीं है। चलिए अब आगे का पैसेज देखते हैं, दूसरा पैसेज। चलिए अगला पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 2 का। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पैसेज है। हैरानी की बात यह है कि मेरी दलील मित्रों के हलक से नहीं उतरती थी जब मैं उनसे कहता था साहित्य की हर विधा को, हर तरह की लेखनी को मैं बतौर चुनौती स्वीकार करता हूँ। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के हृदय को छूना कोई मामूली बात नहीं होती। आप तो यह भी स्वीकार करेंगे क्योंकि यह काम सिर्फ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ही कर पाते हैं। मेरी यह दलील रामबन सिद्ध होती थी। वो सारे पितृ सोच में पड़ जाते थे क्योंकि वे केवल किसी एक वर्ग के लिए लिख पाते थे, मास के लिए या क्लास के लिए। उनके दायरे सीमित थे, लेकिन मैं दायरों से बाहर का शख्स हूँ। शायद इसी कारण मैं अपने खुलकर अतरंग बातें भी कर सकता हूँ। बात कहानी की रचना प्रक्रिया से आरंभ की थी। तब मैं ओ हेनरी की एक कहानी पढ़ता था और भीतर 2 नई कहानियों के बीच अपने आप पड़ जाते थे। ना कोई मशक्क़त, ना कोई गहरी सोच। यह प्रोसेस मेरे लिए उतना ही आसान था जितना कि कैरम का खेल। फिर भी ये रचनाएं कहानी के शिल्प में कहानी विधा के अंतर्गत लिखी गई पुख्ता किस्सा गोई है। यह किस्सा गोई ज़िंदगी से अलग नहीं हो सकती। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ने में 1 मिनट का तो समय लग ही जाता है। तो चलिए सवाल करते हैं इस पैसेज से रिलेटेड। पहला सवाल है कि लेखक ने किस्सा गोई ज़िंदगी को अलग नहीं माना, क्यों? पैसेज को पढ़ने के बाद इसका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है कि हर लेखक अपनी ज़िंदगी की लंबी कहानी लिखता है, ऐसा इसमें बात तो है ही नहीं। हम अपने आसपास जो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे शब्द देते हैं, ये हो सकता है। कहानियों में लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं होती है, ऐसा नहीं है, कुछ काल्पनिक भी होते हैं। किस्सा गोई का अर्थ ही है ज़िंदगी की कहानियाँ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी कि हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसे क्या करते हैं, शब्द का रूप दे देते हैं। यह एक लेखक के अनुसार कही गई बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दलील का हलक से नहीं उतरने का क्या आशय है? दलील को स्वीकार न कर पाना हो सकता है।
दलील को दूसरे को ना बताना ये गलत है, दलील को हल्के में ना लेना ये भी गलत है, दलील के विपरीत दूसरी दलील रखना ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन है कि दलील का हलक से नहीं उतरने का मतलब होता है कि दलील को स्वीकार नहीं करना। जैसे किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना कहा जा सकता है कि वह उसके हलक से नहीं उतर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने लेखन की क्या खास बात है, यानी लेखक के लेखन की क्या खास बात है, जो लेखक लिख रहा है उसके लेखनी की क्या खास बात है, वह केवल किस्सा गोई में निपुण है। देखिए यहाँ पे हमको एक पॉइंट ये कि ये जो केवल शब्द होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे पेडागोजी का क्वेश्चन रहे, बाल विकास का रहे, जहाँ केवल ऑप्शन में आ गया वो ऑप्शन ही कम हो जाता है अपने आप में। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। वह केवल किस्सा गोई में निपुण है, वे केवल ज़िंदगी की कहानियाँ लिखते हैं, उनका लेखन सभी तरह के लोगों को दिल को छूता है, उनका लेखन खास लोगों के दिल को ही छूता है, ये भी गलत है। देखिए इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के हृदय को छूना कोई मामूली बात नहीं होती है। इससे पता चलता है कि कवि का जो लेखक, इस लेखक का जो लेखन है वह सभी तरह के लोगों के दिल को छूता है, यही उस लेखक की खास बात है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखक को ओ हेनरी की किताबें पढ़ना पसंद था। सिर्फ एक बार चर्चा किया हुआ है कि जब ये उसकी किताबें पढ़ता था तो दो कहानी उसके खुद के अंतर चले आता था। लेखक का लेखन का दायरा थोड़ा बड़ा था, हाँ ये कह सकते, ये यहाँ पे पढ़े हुए उनके दायरे सीमित थे, लेकिन मैं दायरे से बाहर का शख्स हूँ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को कहानी लिखने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, इसके बारे में यहाँ देखते हैं। यहाँ लेखक कह रहा है कि ना कोई मशक्क़त ना कोई गहरी सोच, यह प्रोसेस मेरे लिए उतना ही आसान था जितना कि कैरम का खेल, यानी उसे मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, हो सकता है बहुत सोचना विचारना पड़ता था, ये भी नहीं, कहानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उसने खुद बोला है कि मेरे लिए ये बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन, इसमें भी इस पैसेज में भी आपका 5 क्वेश्चन पैसेज से लिया गया और बाकी के 2 क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकली कह सकते हैं कि ग्रामर से लिया गया है, जो उसी से रिलेटेड है। देखते हैं क्लास का क्या अर्थ है। क्लास, ऐसे तो क्लास का अर्थ वर्ग होता है, लेकिन यहाँ ऊपर में ही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पैसेज को पढ़ के पैसेज के अनुसार आपको जवाब देना है। तो पैसेज में जो किसी खास वर्ग के बारे में बात किया गया है, किसी खास क्लास के बारे में बात किया है, तो वह किसी खास वर्ग से रिलेटेड है, किसी खास वर्ग से रिलेटेड है कि कोई क्लास कोई खास वर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुख्ता का सही अर्थ। पुख्ता का अर्थ ही होता है ठोस, जैसे मूवी वगैरह में देखेंगे कोई पुख्ता सबूत, जिसको ठोस सबूत कह सकते हैं, यानी पुख्ता का ठोस आसान नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, नहीं होगा, पुख्ता का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज 15 नंबर का पैसेज की आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बिना मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब खुद से देने का, और कमेंट में बताइएगा कि आपका 15 में से कितना नंबर आया है। थैंक यू सो मच।